टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए ये 7वां प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टीएमसी नॉलेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना होगा। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है आज के लिए। क्योंकि इसके पहले 20 जो प्रश्न है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं जो यहाँ पे हम नहीं कराते हैं। 21वां जो प्रश्न यहाँ से हैं ये करंट का है और इसके बाद से जीके जीएस के प्रश्न इसमें आएंगे। कुल 55 प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं। और पहला प्रश्न है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 विशाखापट्टनम में किसके बीच आयोजित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हुआ था 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जानते होंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस जो मनाया गया था उसका थीम क्या था ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि पृथ्वी दिवस का या किसी भी जो दिवस, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं तो उसका थीम भी पूछा जाता है। तो इस बार जो है कि 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, हालांकि 2023 का है ये, तो उसमें 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और इसी तरह से 2024 का जो पृथ्वी दिवस है तो 22 अप्रैल 2024 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका जो है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ये उसका थीम था। और आप जानते हैं कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से 22 अप्रैल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 23वां प्रश्न, आप यहाँ से देखिएगा कि हाल ही में निधन हुए पंकज उधास का संबंध किस क्षेत्र से है? पंकज उधास का जन्म अभी जो है कि निधन हुआ और उनका संबंध जो है कि आप जानते हैं कि वो गज़ल गायक थे और यानी कि गज़ल गायकी क्षेत्र से उनका संबंध है। पंकज उधास ने चिट्ठी आई है वतन से और चांदी जैसे रंग है तेरा, ये सब आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत शानदार गज़ल जो ये गीत जो है कि लिखे थे और ये काफ़ी चर्चित भी है और आज भी बड़े प्यार से लोग उनको सुनते हैं। तो गज़ल गायक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं, कौन है? वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि के विनोद चंद्रन जो हैं कि इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉस एंजल्स में आयोजित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है कि इसमें से देखिएगा कि जो लॉस एंजल्स में आयोजित जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के जो विजेता बने हैं उसमें एक से अधिक जो कलाकार थे, जिसमें भारतीय कलाकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन समूह शक्ति ने लॉस एंजल्स में आयोजित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता बने हैं। तो इसमें आपको 2 चीज़ हैं, यानी कि शंकर महादेवन और ये जाकिर हुसैन। तो इस तरीके से इसमें इसके तो जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को जो है कि ये ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 में से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर के सभी प्रश्न हैं। तो हाल ही में भारत रत्न 2024 जो दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है, यानी कि 2 इसके लिए भी ऑप्शन सही हैं, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन। अब यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जननायक के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से ये जो इसमें भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत, तो कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन को दिया गया है। इसके बाद इसके साथ साथ कुछ और भी तथ्य हैं इससे संबंधित, आप जान सकते हैं कि मरणोपरांत अगर बात करें कि सबसे पहले किसे दिया गया था भारत रत्न, तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। PV नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, 2024 में सम्मानित किया गया है। यानी कि इस तरीके से इसमें एक से अधिक जवाब सही है, यानी कि इसका भी सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि
एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? और इसका सही जवाब है कि ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है वो मिला है यानी कि सक्सेशन को मिला है, यानी कि इसमें सेक्शन जो है सक्सेशन ये ऑप्शन बी में है। और इसके बाद के प्रश्न होंगे कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दामोह सागर और नरसिंहपुर जिलों में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। और वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हैं। और बाघों के संरक्षण के लिए आप जानते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है लाया गया था 1973 में। तो सही जवाब मध्य प्रदेश होगा इसका। और इसके बाद के प्रश्न है कि किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? और इसका सही जवाब है कि इसमें देखिए भारत में अगर बात करें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए जो कुछ स्थान हैं तो उसमें एक से अधिक इसमें स्थलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 नए स्थल यानी कि शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है और होसल का पवित्र मंदिर समूह जो है वो कर्नाटका में है, इन सभी को जो है कि शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब हैं। आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन को स्थापित किया गया था और ये जो होयसल का जो मंदिर है ये कर्नाटका में है। और तो अगर वर्तमान में बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के कुल स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जिसमें 34 जो है कि सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित जो है वो स्थल हैं। वर्तमान में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल जो हैं कि इटली में है और कुल 59 यानी कि इटली के 59 स्थलों को शामिल किया गया है और भारत के कुल 42 स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब है ये मुंबई में किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में अगर जब भी छोटे प्रतिबिंब की बात हो और छोटा सीधा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण में बनता है, यानी कि छोटा और सीधा हमेशा। जबकि वहीं अगर आपका जो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही केसेज में बनता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसमें बड़ा छोटा दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सदैव यानी कि हमेशा अगर आभासी यानी कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा उत्तल में बनेगा। नेक्स्ट है कि जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? आप देख सकते हैं जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है ये बताना है। कितने डिग्री तापमान की बात यहाँ पे हो रही है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है यानी कि 277 केल्विन पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और आप देख सकते हैं कि 277 यानी कि आप जानते हैं कि उसके लिए जब 4 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन पैमाने पर उसको बदलने के लिए हम 273 उसमें जोड़ते हैं। तो जल का आप याद कर लीजिए कि अगर यहाँ पे बात करें, अगर केल्विन तापमान की बात करेंगे तो 277 होगा और सेल्सियस पैमाने पर देखेंगे तो जल का अधिकतम जो घनत्व होता है और जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे इसमें से कौन है? ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं और आप जानते हैं कि वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे कि वायु में उत्पन्न तरंगे जो होती हैं, भूकंप की तो जो तरंगे हैं या स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और ध्वनि, ये सभी जो है कि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन डी में है, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं 34वां प्रश्न होगा कि इसमें से गलत कथन को चुनना है। ये देखना है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी देखिए हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिएगा इसमें से गलत कथन कौन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ही बताना सही रहेगा। देखिए इसमें गलत कथन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन डी है, यानी कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये कथन गलत है।
क्योंकि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का जो आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, जबकि यहाँ पे दिया गया है कि वो कम हो जाता है, तो ये कथन जो है कि वो गलत है। बाकी देख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है वो पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है और गुरुत्वीय त्वरण जो है कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। तो गलत कथन सिर्फ डी है, तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसके बाद के प्रश्न है कि किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, यदि उस वस्तु को फोकस दूरी की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये अगला प्रश्न है। और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब होगा कि ये कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण है उसमें 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है और उस वस्तु को फोकस दूरी की ओर उसको अगर 8 सेंटीमीटर खिसका दिया जाएगा तो उसके प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और आवर्धित होगा, क्योंकि जब उसको फोकस दूरी उसका 16 है और उसको जब आप फिर से वक्रता केंद्र से फोकस की ओर जब 8 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तो वस्तु की जो दूरी हो गई तो वो तो अब 24 हो जाएगी। यानी कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आवर्धन का मान जो है कि निगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा लेकिन आवर्धित बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है, ये अगला प्रश्न है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका सामान्य जो नाम होता है वो ब्लीच है, यानी कि ब्लीच नाम उसका है और इसका जो फार्मूला होता है यानी कि जो तरल होता है ब्लीच, इसका फार्मूला है H2O2 जो होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, ये अगला प्रश्न है। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक जो होते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट से संयोग करके बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। वाटर गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जिसको जल गैस बोलते हैं। जल गैस जो है कि ये कृत्रिम गैस है और इस गैस का निर्माण उत्पादक गैस की भांति होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। और इसका सही जवाब है कि धात्विक लक्षण जो है कि वो घटता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये यहाँ पे पूछा गया है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। देखिएगा इसमें धात्विक गुण जो है कि घटता है, धात्विक जो गुण है घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। आयरन ऊर्जा बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है और विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो भी बढ़ता है। जबकि अगर हम किसी वर्ग में बात करें कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अगर किसी वर्ग में अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाने पर तो धात्विक गुण बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आयनन ऊर्जा घट जाती है और विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो भी घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उदासीन परमाणु बना होता है। एक उदासीन परमाणु जो है वो किससे बना होता है ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि एक उदासीन परमाणु जो होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इस तरीके से परमाणु उदासीन हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। मच्छरों द्वारा जो रोग फैलता है फाइलेरिया है। फाइलेरिया रोग जो है कि मच्छरों के द्वारा फैलता है और फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। फाइलेरिया जो परजीवी है क्विलेक्स, ये फैटिगन्स मादा मच्छर से होने वाला एक रोग है और उसमें ये फाइलेरिया में जो लिम्फ होता है वो प्रभावित हो जाता है। इसके बाद के प्रश्न है कि डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल उपलब्ध नहीं होता है। डीएनए में जो है कि टायरोसिन को छोड़ करके अन्य सभी जो विकल्प में जो दिए गए हैं एमिनो अम्ल में उपस्थित होते हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। टायरोसिन जो नहीं होता है बाकी सब ये होते हैं इसमें। इसके बाद के प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा घटक रुधिर का है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका सही जवाब है कि जो प्लाज्मा है रुधिर में सबसे अधिक भाग पे पाया जाता है और पूरे रुधिर का यानी कि पूरे ब्लड का जो है कि 55% जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा का होता है। तो प्लाज्मा रुधिर का एक प्रकार से तरल भाग होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि
इसके बाद के प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मेंडल ने मटर के पौधों पर एक प्रयोग किया था। तो ये यहाँ पे सवाल है कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। इसके कारण है कि क्योंकि इनमें विषम दिखने वाले गुण थे और मटर के पौधों के चयन के कारण सफलता के निम्न भी कारण है कि मटर का पौधा वार्षिक पौधा है और तो इसका जीवन चक्र जो होता है छोटा होने से इसका अनेक पीढ़ियों में के अध्ययन में सुविधा मिलती और इसके पौधे जो होते हैं द्विलिंगी पुष्प में, इसके पौधों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ सुविधाजनक चीज़ें थी, इस वजह से मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसर जनक कारक है, कैंसर जनक कारक की है, यहाँ पे सवाल देख सकते हैं यहाँ पे आप कि तो कैंसर जनक कारक कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको एक्स विकिरण भी है इसका कारण, और एक्स विकिरण, पाराबैंगनी विकिरण और निकोटीन एवं रेडियोधर्मी विकिरण, यानी कि इस तरीके से इसमें एक से अधिक इसके लिए जवाब सही है। यानी कि चारों जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी जो है कि कैंसर जनक कारक हैं। कैंसर के कारकों को, यानी कि कैंसर का अध्ययन जो होता है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है उसका, और अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहा जाता है। यानी कि जब कोशिकाएं अनियमित रूप से ये गुच्छे बनाने लगती हैं तो इस अवस्था को कैंसर कहा जाता है। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। जैसे कल भी एक प्रश्न आया था छठे प्रैक्टिस सेट में कि हरित जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके चलते ही, यानी कि हरित गृह प्रभाव जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ही वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, यानी कि विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए कौन सी गैसें जिम्मेवार है। तो उसमें जलवाष्प भी हैं, मीथेन होता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें प्रमुख भूमिका निभाती हैं, और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ये सभी जो है कि उसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो मुख्य रूप से जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी गैस हैं उसमें। तो इस तरीके से एक से अधिक सब जवाब इसके लिए सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये जो है कि सभी गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, और इसका आप जवाब देख सकते हैं। इसका सही जवाब है कि जैव सुरक्षा से इसका संबंध है इसका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, यहाँ पे जो दिया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। ओजोन परत से संबंधित जो है कि वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, और कार्टेजेना प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को पेरिस में जैव विविधता सभा में अंगीकृत किया गया था। और ये जो प्रोटोकॉल है वो 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ था, जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि जो रेडियन गैस हैं वो जो है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न यहाँ पे है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि बोटुलिज्म क्या है। बोटुलिज्म क्या है, तो ये देख सकते हैं। इसका सही जवाब है कि एक प्रकार का भोजन दूषण है, यानी कि भोजन प्रदूषक है जो जीवाणु के द्वारा होता है, और ये पॉइजनस टॉक्सिन को स्रावित करता है जिससे कि मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव होता है। ये अगला प्रश्न है। और फाइलेरिया जो है कि कृमि के कारण फील पाव होता है। फाइलेरिया फिलेरिडिया परिवार के कृमि है, और इसके अधिक संक्रमण होने पर सामान्यतः पैरों की त्वचा मोटी होने लगती है तथा हाथ, वृषणकोश, योनि क्षेत्र, ये सभी जो है कि प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि वेदों की ओर वापस लौटो, यानी कि वापस चलो, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना किए थे, और उन्होंने ही जो है कि वैदिक धर्म के लिए उन्होंने ज़्यादा एक तरीके से कहें कि वेदों का काफ़ी उन्होंने वेदों को महत्व दिया था, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध जो है कि अपना नारा दिया था। और इसका कारण था कि हिंदू यानी कि वैदिक धर्म में उस समय तक काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थी, और जिसके वजह से बहुत सारे आडंबर आ गए थे। तो उन्होंने जो है कि ये नारा दिया था और लोगों से आह्वान किया था कि आप वेदों को अपनाइए, वेदों की ओर लौटिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि नेक्स्ट प्रश्न है कि 1909 में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया था। ये अगला प्रश्न है। इतिहास के सभी प्रश्न हैं। अब
1909 में करजन वायली जो है कि मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया था। मदन लाल ढींगरा जो है कि अभिनव भारत के क्रांतिकारी संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे और मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक फंक्शन के दौरान उनको करजन वायली की हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था, किस तिथि को हुआ था। तो देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को ये काफ़ी जो है कि नृशंस हत्या एक तरीके से थी, भारतीयों की जनरल डायर के द्वारा किया गया था ये। तो 13 अप्रैल 1919 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। यानी कि आप जान सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे भारतीय लोग जो है कि वहाँ पे सभा कर रहे थे, जिस पे एक अंग्रेज़ सेनापति यानी कि जनरल डायर ने अपने सैनिकों से को यहाँ पे आदेश दे करके और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कम से कम जो है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और यह अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन। यानी कि लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस वक्त 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उस दिन से ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद के प्रश्न है कि कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था। और इसका सही जवाब देख सकते हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि लाला लाजपत राय ने। इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये कथन इसमें से सही है। बाकी जो है कि ये देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त जो है कि वो दूसरे नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त जो है कि वो तीसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पहले जो सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो है कि ये ब्रह्मदत्त थे। यहाँ पे कथन गलत है, यानी कि सिर्फ इसमें से यही कथन सही है, बाकी सब आप गलत है ये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। वयोवृद्ध के रूप में तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। और यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे लेकिन बात महिला स्वतंत्रता सेनानी की हो रही है। तो इसमें देख सकते हैं और सही जवाब इसका है कि वयोवृद्ध महिला जो हैं कि यानी कि अरुणा आसफ़ अली, इनको जो है कि ये अरुणा आसफ़ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है उनको। और ये कांग्रेस यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में इनको याद किया जाता है। और 1942 में अरुणा आसफ़ अली के साथ साथ उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया को, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानना है। यानी कि जितने जो ये संगठनों के नाम दिए गए हैं तो उसमें संस्थापकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी क्रम में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, प्रार्थना सभा है तो इसमें से आप देख सकते हैं प्रार्थना सभा, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया देखिए, इसमें से आप सब अगर आपको याद नहीं भी है तो कुछ भी याद है तो भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। प्रार्थना सभा जो है कि आप जानते हैं आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। तो इसमें देख लीजिए कि ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे आप सही नहीं कर सकते अभी। देखिए और भी कुछ मिलाइए। यंग इंडिया आप जानते हैं कि ये यंग इंडिया महात्मा गांधी ने इसका प्रकाशन किया था। तो देखिए कि इसके बाद से महात्मा गांधी किस ऑप्शन में हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है कि आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद से सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे यानी कि गोपाल हरि देशमुख। फिर उसके बाद से ये लोक हितवादी आया है ना, तो गोपाल हरि देशमुख। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। और रहनुमाई जो है कि ये किए थे यानी कि नौरोजी पुरोदन जी ने। इस तरीके से यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है, तो नील विद्रोह जो था ये रैयतों की नील की खेती नहीं करना ये करना
रैयत जो है नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इस तरीके से दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक अपना जो लिखा था 1859 में, वो इसी पर आधारित था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। दक्कन जो दंगा हुआ था 1875 में, उसका तत्कालिक कारण था अकाल की छाया, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है अब कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। ये प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट 6 में भी मिला हुआ था और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल के विषय में आप जानते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यहाँ पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है यहाँ पे होती हैं। तो इस तरीके से जबकि समताप मंडल में वायु क्षैतिज दिशा में चलती हैं और इन्हीं दिशाओं के कारण समताप मंडल में वायुयान उड़ानों के लिए ये सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि महासागरीय भूप्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम जो है कि वहाँ के महत्वपूर्ण जो है कि वो घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती हैं। कुछ टूथपेस्ट जो होते हैं जिसे हम दांत साफ़ करने का काम करते हैं, उसमें किस खनिज से उसमें कुछ चमक आती हैं, और इसका सही जवाब है कि जो टूथपेस्ट होते हैं तो उसमें अभ्रक खनिज के कारण यानी कि उसमें चमक पाई जाती है। यानी कि टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो लगभग 8 होता है, यानी कि वो क्षारीय होता है। पीएच जो मान होता है, यानी कि आप जो मुख का जो हमारा जो पीएच मान अगर आप जानते हैं कि 5.5 से अगर कम हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इस तरीके से टूथपेस्ट में जो चमक आती है यानी कि वो अभ्रक के चलते आती हैं, और टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है, यानी कि 8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। स्लैश एंड बर्न, इसको यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, या इसको हिंदी आप और भी जान सकते हैं, इसके कई नाम हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो खेती होती है हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष करके, जिसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो स्लैश और बर्न कृषि के लिए जो अलग अलग नाम हैं, तो उसमें से देखिए जैसे यहाँ पे देशों के नाम दिए गए हैं, तो जैसे यहाँ पे पहला मैक्सिको है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम है। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से उनको जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं इसको, तो ये मिलेगा ऑप्शन डी से, यानी कि पहला। दूसरा से ए जो है कि वो दूसरा से मिलेगा। ब्राज़ील में उसको रोको कहते हैं, रोका या रोको। उसके बाद से वियतनाम में उसको रे कहा जाता है, और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका कूट कौन सा सही है। तो आप इसमें देखें, ये इसमें कूट सी जो है कि वो सही दिया गया है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के किस स्थान पे, मासिन राम जो है मेघालय में एक स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और मासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ये मेघालय में जगह है, लेकिन ये पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि मासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे 1141 सेंटीमीटर वर्षा जो है कि रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो जगह है वो लेह यानी कि है लेह लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे कम वर्षा यहाँ होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ये अगला प्रश्न है, और ये स्थल है यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी पर जो है कि चाय के बागान नहीं है, और गिरनार जैन धर्म का ये जो है कि एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। जैन धर्म के 22वें जो तीर्थकर थे यानी कि अरिस्टोनेमी ने कठोर तपस्या करके यहीं से निर्माण प्राप्त किया था। और तो फिलहाल यहाँ सही जवाब इसका गिरनार पर्वत होगा, जहाँ पे चाय के बागान नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें कि किस पहाड़ी पे चाय की कहाँ पे भारत में चाय ज़्यादा होती है, तो भारत में सबसे उत्तम किस्म की जो चाय होती है वो दार्जिलिंग में होती है यहाँ पे। और असम जो है आप जानते हैं कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऐसे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनमर्ग कहाँ स्थित है। ये अगला प्रश्न है, और सोनमर्ग जो है कि ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और पर्वतीय पर्यटक स्थल जो है कि ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ही प्रश्न बच गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है।
और इसका सही जवाब है कि ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया गया है। जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ से कि अभी बगल में कुछ पटाखे चल रहे हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां हुआ था, तो इसी के तहत जो है कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। इसके बाद के प्रश्न है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों में से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कि इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय जो निकाय है उसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय जो है कि ये उसका प्राधिकारी वित्त मंत्रालय होता है सरकारी राजस्व का वितरण और नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 जो हैं कि ये 15 जो आते हैं वो लोकसभा से और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इस तरीके से कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। तो इसका सही जवाब है ये किसने 22 होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आप देख सकते हैं, नीति आयोग आपने नाम सुना होगा। तो नीति आयोग का ही ये पूरा नाम है, यानी कि नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। भारत में जो योजना आयोग था पहले, तो योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 1915 से उसका नाम ये कर दिया गया और हम इसको संक्षेप में नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ऐसे योजना आयोग जो था उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 2015 को उसी का नाम बदल के नाम कर दिया गया था ये, और इसको संक्षेप में हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से और आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है? और इसका सही जवाब है आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश जो है कि राज्य सरकारों को दिया गया है। तो इस तरीके से इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट था और इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसका PDF जो है कि आप हमारे टेलीग्राम से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।